तो बच्चा लोग कॉपी पे नेक्स्ट हेडिंग डालो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे मैं इसकी इनडायरेक्टली बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको इसमें डायरेक्टली बताना चाहता हूँ कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है ना, क्या करने वाले हैं। मान लो हमारे पास एक सर्किट है ना, सर्किट है, हमारे पास एक सर्किट है। जैसे कि मैंने आपको अपना डायग्राम हम बनाते हैं। मान लो ये हमारे पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर क्लियर है ना, ये एक डिवाइस है जिसका रजिस्टेंस क्या है, आर है, जो किससे कनेक्टेड है, एक बैटरी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, बैटरी और एक सेल। ठीक है ना। अभी मैं सेल ले रहा हूँ, आप बैटरी भी ले सकते हो, लो आप बैटरी ले लो, बैटरी लेना चाहते हो लो, बैटरी बना दी, है ना। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल इज बैटरी, इज नोन एज बैटरी। ठीक है, टू और मोर सेल, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज नोन एज बैटरी। बैटरी बना दी, इसके बगल में हम की बना देते हैं, ये हमारी की हो गई। ठीक है, क्लोज की है, और इसे हमने एक क्लोज लूप दे दिया, क्लोज पाथ कर दिया, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ड्यू टू दिस बैटरी। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी इज वी। इस बैटरी का हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया जिसे हम वी बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये बैटरी लगाने के बाद, क्लोज की लगाने के बाद तो क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा, चूंकि ये पाथ क्लोज है, बिकॉज ऑफ क्लोज दिस पाथ क्लोज, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने बताया था ना कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट एक क्लोज पाथ में मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उस पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब एक बात ध्यान से समझिए कि जैसे जैसे देखो, अभी हमारा बैटरी क्या है, बैटरी क्या है, यहाँ पर लिख रहे हैं, एक पॉइंट लिख रहे हैं, बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी क्या कर रहा है, वो केमिकल रिएक्शंस कर रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। बैटरी क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, यस। अब ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी दो काम कर रही है। देखो, एनर्जी दो काम कर रही है। पहला क्या कर रही है, एक चार्ज जो है उसे मूव करा रही है। बताया था ना कि एनर्जी क्या कर रही है, चार्ज को मूव करा रही है। V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू बताया था मैंने कि किसी चार्ज को मूव कराने में कितना कार्य कर रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक एनर्जी का है, एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी क्या कर रही है, पहला काम कर रही है, पहला काम कर रही है कि चार्ज को मूव करा रही है। चार्ज को मूव करा रही है मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रही है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करा रही है, फ्लो करा रही है। पहला काम ये कर रही है एनर्जी, एनर्जी जो बैटरी से प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, देखो इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। बताया था कि नहीं, एवरी बॉडी हैज़ रेजिस्टेंस, सभी बॉडी के पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यस, रेजिस्टेंस होगा, मतलब थोड़ी बहुत भीड़ होगी, इधर थोड़ी बहुत भीड़ होगी, है ना। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, यहाँ पर क्या आ गई, खतरनाक भीड़ आ गई, खतरनाक क्राउड आ गया, बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया। जैसे जैसे क्राउड ज़्यादा आ गया तो इधर क्या हुआ, इस चार्ज को मूव कराने में, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मूव कराने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्राउड आ गया, क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसे बाहर निकालना है, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, इस क्राउड में से, इस रेजिस्टेंस में से। तो क्या होगा, इस इधर भी, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा, हीट क्रिएट हो जाएगी, इधर हमारी हीट क्रिएट हो जाएगी, हीट जनरेट हो जाएगी। जैसे ही मैं इस भीड़ से बाहर निकलूंगा तो क्या होगा, मेरे को पसीना आएगा। पसीना क्यों आया, क्योंकि क्या हुआ, हीट जो हमारी एनर्जी वो किस में बदल गई, हीट में बदल गई। कैसे बदली वो बता देता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक रास्ता है और इसमें बहुत सारी भीड़ है, मतलब रेजिस्टेंस इसमें काफ़ी हाई है, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है ना। ये हमारी भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब इधर से अगर इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं तो क्या होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज को गुजारते हैं, इधर से पॉजिटिव चार्ज को गुजारते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, ये एक दूसरे से कोलाइड होंगे, कोलिजन होगा इनका। मतलब जो हमारे पास एजुकेटेड एटम्स हैं और जो पॉजिटिव चार्ज है, इन सभी का कोलाइड होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, डाउन होगी, वेलोसिटी डाउन होगी। वेलोसिटी डाउन होगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डाउन होगी, काइनेटिक एनर्जी डाउन होगी। मैंने बताया था आपको कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी बदल रही है तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी डाउन हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज हो रही होगी। कहाँ यूटिलाइज हो रही है, कि इसमें जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था उसको हम एनर्जी दे रहे हैं लगातार कंटिन्यूअसली, और जो ये एनर्जी है ये हीट के फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है।
अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, मतलब मैं निकलूंगा, तो क्या होगा, पसीना पसीना हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगी पूरा पे। क्यों हुई? क्योंकि मेरी एनर्जी डाउन हो गई। यहाँ से मैं कैसे निकलूंगा, ऐसे, और पसीना ही पसीना क्या हो जाएगा, आ जाएगा बॉडी पर। क्यों आया? क्योंकि एनर्जी जितनी डाउन हुई उतना ही हमारी क्या प्रोड्यूस हो गई, हीट प्रोड्यूस हो गई, हीट प्रोड्यूस हो गई। तो इधर हमारा क्या होगा, इधर हमारी हीट इंक्रीज हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो एनर्जी क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है। पहले क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहा है, और जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भीड़ वाले क्षेत्र में, भीड़ वाले इलाके में घुसता है, मतलब जहां पर ज्यादा क्राउड है वहां पर घुसता है, तो क्या होता है, हीट भी रिलीज होती है, हीट भी क्या होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, हीट भी जनरेट होती है ना, और जनरेट होती है। ये बात समझ में आई? मान लीजिए ये हमारे पास वायर था, ठीक है। अब हम कह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो ये वायर है, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरे में क्या हो, भीड़ हो, पूरी जगह भीड़ हो। अब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, मतलब हमने कहा कि हम एक प्योरली रेजिस्टिव, गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक प्योरली रेजिस्टिव वायर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? प्योरली रेजिस्टिव वायर ले रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो काफी हाई है, ज्यादा है। मतलब इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, एक प्योरली रेजिस्टिव वायर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब हर एक जगह क्या है, हर एक जगह भीड़ है, हर एक जगह क्या है, भीड़ है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जो एनर्जी बैटरी से प्रोड्यूस हुई, वो दो जगह क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। अच्छा देखो, प्रोड्यूस हो रही है यहां से एनर्जी, बैटरी में प्रोड्यूस हो रही है, और खर्च कहां पर हो रही है, दो जगह। तो मैं इसे प्रोड्यूस ना लिखकर क्या लिख सकता हूं, कंज्यूम। क्योंकि कंज्यूम क्यों हुई, दो जगह कंज्यूम हुई। पहला इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में, दूसरा हीट प्रोड्यूस करने में और हीट जनरेट करने में, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा था। तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और ये जनरेट कहां से हो रही है, एनर्जी जनरेट कहां से हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट कहां से हो रही है और प्रोड्यूस कहां से हो रही है, बैटरी से, ठीक है। बैटरी से एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है। कंज्यूम किधर हो रही है, दो जगह हो रही है। एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रही है, इसलिए कंज्यूम हो रही है, खर्च हो रही है। एक हीट प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए क्या हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है या खर्च हो रही है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम एक प्योरली रेजिस्टिव वायर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक प्योरली रेजिस्टिव वायर ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पूरे वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है। जब पूरे वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और उसे भीड़ मिल गई, और वो अब जो बैटरी से एनर्जी निकली वो इसे धक्का देगी, मतलब फोर्स लगाएगी, वर्क करेगी इस पर। तो ये जो वायर है, जब ये पूरा मूव करेगा, तो क्या होगा, हर एक जगह से हीट प्रोड्यूस होगी, हर एक जगह से हीट प्रोड्यूस होगी, हीट बढ़ती जाएगी, हीट प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब क्या है कि अब यहां पर जो एनर्जी कंज्यूम होगी, यहां पर जो एनर्जी कंज्यूम होगी, वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट को जनरेट करने में, पूरी की पूरी। देखो आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी हीट को जनरेट करने में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या? एनर्जी कंज्यूम जो हो रही है। मतलब यहां तक अगर मैं पहुंचूंगा तो मेरी हालत हो जाएगी खराब। क्यों हो गई? क्योंकि हर एक जगह मेरे को भीड़ मिली, तो मेरी जितनी भी एनर्जी थी पूरी खर्च हो गई। कहां पर? हीट को प्रोड्यूस करने में, हीट जनरेट करने में। इसी को हम बोलते हैं, जब हीट जनरेट होती है, इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट। अब देखो, जब रेजिस्टेंस ज्यादा था तो करंट क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा था, इसलिए हम लिख रहे हैं ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या हीटिंग इफेक्ट है, वही है कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उस वायर में कुछ ऐसे एजुकेटेड एटम्स हैं जो उसे क्या करा रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, इसका मतलब क्या, भीड़ ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या, हीट जो होगी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो, इफ द करंट फ्लो इन द प्योरली रेजिस्टिव वायर, किसमें? प्योरली रेजिस्टिव वायर। सो ड्यू टू high resistance of wire, the heat is produced or generate in the wire,
वायर में होगा इन दी वायर। देखो वायर क्या है, प्योरली रेजिस्टिव है, मतलब भीड़ ज़्यादा है, हर एक जगह भीड़ ज़्यादा है। वायर, इन द वायर दैट इज नोन हैज हीटिंग इफेक्ट। इसे हम क्या बोल रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट। इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट, दैट्स इट। अब एक और बात ध्यान से समझो, हमने अभी क्या बताया, जो ये एनर्जी हो रही है कंज्यूम, वो दो जगह हो रही है। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में, दूसरा क्या है, हीट प्रोड्यूस करने में। लेकिन जो प्योरली रेजिस्टिव वायर है उसमें किधर हो रही है, केवल और केवल पूरी की पूरी कहां पर हो रही है, हीट को जनरेट करने में, क्या, एनर्जी कंज्यूम। तो अभी हम ये सीखे थे, अभी हमने सीखा था कि जो V होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो बैटरी की जो एनर्जी होती है वो W/Q, मतलब किसी Q चार्ज को मूव कराने में कितना मैं वर्क कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इधर क्या हुआ, जो ये हमारा वर्क है, ये हमारी एनर्जी है, मैंने आपको बताया था, धक्का दे रहे हैं, एनर्जी है। और ये पूरी की पूरी एनर्जी किस में कंज्यूम हो गई, हीट में। हीट में हो गई कहां पर, जब मैं प्योरली रेजिस्टिव वायर की बात कर रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं, V इज इक्वल टू H/Q, H/Q। तो यहां से H की वैल्यू क्या आएगी, H इज इक्वल टू VQ। समझ में आया कि नहीं। तो ये आपको एक फॉर्मूला मिला, H इज इक्वल टू VQ। अगर मेरे को पता है, मैं जानता हूं कि नहीं, V नो दैट, बताओ आप जानते हो कि नहीं कि Q इज इक्वल टू IT होता है, ये जानते हो कि नहीं, नहीं जानते। अरे ये तो जानते हो ना कि I इज इक्वल टू Q/T होता है, हाँ ये तो जानते हैं। तो इसी को तो हम बोल रहे हैं Q इज इक्वल टू IT। अच्छा ठीक है, समझ गए, समझ गए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर Q की वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आएगा, H इज इक्वल टू VIT। VIT ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, VIT। वेयर V क्या है, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट वोल्टेज, I की करंट, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और T क्या है, टाइम, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। और यहाँ पर H क्या है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब एक एनर्जी है। हीट क्या है, मतलब हीट ही एक एनर्जी है ना, ये एक एनर्जी है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, ये भी एक तरह की एनर्जी है, एनर्जी से ही तो हो रही है। हाँ, तो इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो यूनिट होगी, ऐसा यूनिट, वो भी क्या होगी, वो भी जूल होगी। बात समझ में आई कि नहीं, इसकी भी क्या होगी, ऐसा यूनिट, जूल होगी। ठीक है, समझ गए, समझ गए। अब एक और चीज समझो, अब हम क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से, इसे मैं रफ कर रहा हूं। अब हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ कि V जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो V/I के इक्वल होता है, मतलब जो कांस्टेंट होता है वो V/I के इक्वल होता है। तो V/I इज इक्वल टू R। अगर यहाँ से मैं V की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो V इज इक्वल टू RI हो जाएगा, है ना। और इसे मैं इसमें पुट कर दूँ, ये इक्वेशन 1 मान लो। अब मैं कह रहा हूँ पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास जो H आएगा, H इज इक्वल टू I की वैल्यू पुट करो, तो RI.IT। देखो V की वैल्यू मैंने पुट कर दी RI, ठीक है। अब इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, H इज इक्वल टू I² RT। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जूल लॉ या जूल इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं जूल लॉ या जूल इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं जूल लॉ और जूल इफेक्ट। किसी किसी बुक में जूल इफेक्ट भी लिखा रहता है, किसी किसी बुक में लॉ भी लिखा रहता है, और एग्जाम पेपर में जो आता है वो इस नाम से आता है, इसलिए मैंने आपको ये लिखवाया। अच्छा, इसका स्टेटमेंट क्या है, जरा देखो कि जो हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है किसमें, एक वायर में, एक कंडक्टर में, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वो उस वायर के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, और वो टाइम के प्रोपोर्शनल है जितने समय में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आया है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ जूल लॉ, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे वो समझ लो। देखो, हीट विच प्रोड्यूस in the conductor is heat which is produced in the conductor is
फर्स्ट क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या हीट इज प्रोड्यूस, विच भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख लो, विच भी लिख लो, इज भी लिख लो, मेरे को इज अच्छा लगा इसलिए मैं इज लिख रहा हूँ, आपको विच अच्छा लग रहा है तो विच लिख दीजिए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, सेकंड क्या है कि इज डायरेक्टली, अच्छा इज तो लगा दिया ना तो यहां पर नहीं लिखते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सेकंड हो गया। थर्ड, टाइम के भी प्रोपोर्शनल है, सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इन विच, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो इन द कंडक्टर में, कितने टाइम में करंट फ्लो हो रहा है, कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में, कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में। तो ये हो गया हमारा जूल इफेक्ट या जूल लॉ, क्या है उसकी स्टेटमेंट ये है, ये लिखना है आपको एग्जाम पेपर में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं वो भी हम देख लेते हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो भी हम एक बार नजर मार लेते हैं। नजर के सामने देखो, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं वो भी देख लेते हैं, इसे मैं रफ नहीं कर रहा, इसका आगे हमारे यूज़ होने वाला है। तो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, अभी आप बताओ, आपके मन में अभी आ रहा होगा कि भैया हमें हीट तो नहीं चाहिए, क्योंकि हीट आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्ट हो जाएंगी चीज़ें, जैसे वायर वगैरह। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल बात है सही, तो हम क्यों हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम उस वायर का रेजिस्टेंस ही कम कर दें तो हीट भी कम हो जाएगी, भीड़ ही कम कर दें, हीट ही कम हो जाएगी। अरे हाँ या ना, मैं कहूँगा हाँ सही बात है। जैसे कि मेट्रो स्टेशन पर मैं जाता हूँ, वहाँ पर भीड़ बहुत मिलती है, अगर सरकार ये डिसीजन ले कि हम 3-4 रास्ते बना देते हैं तो भीड़ कम हो जाएगी। तो क्यों इतना भीड़ हो रही है, तो उनकी भी कुछ वजह होती है कि नहीं बना सकते ना, क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता रोडों पे। ठीक है, इसी प्रकार इधर है कि हमें हीट की ज़रूरत है, कुछ इलाकों पर हमें हीट की ज़रूरत है, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो हीटर्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स, उधर हमें हीट की ज़रूरत है, इसलिए हम उधर कम नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक आयरन मतलब प्रेस, उधर हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है ना, उधर उसे हम कम नहीं कर सकते। बल्ब, उधर हमें हीट की रिक्वायरमेंट है, उधर हम कम नहीं कर सकते, इसलिए हम रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए उसका इफेक्ट आया, इसलिए हम उसकी एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। हर एक जगह अलग अलग हीट की एप्लीकेशन होती हैं, हीट इफेक्ट की एप्लीकेशंस होती हैं। क्या क्या होती है पहले समझो, मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ आपसे, उनका जवाब दीजिएगा, है ना, नहीं आता तो थोड़ा सोचिएगा। क्वेश्चन 1 हो सकता है कि वाई टंगस्टन इज यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको फिलामेंट तो पता है ना, मैंने बता रखा था कि मान लो ये हमारा बल्ब है और ऐसे करके बल्ब है, तो यहाँ पर जो ऐसे ये होती है, ये स्प्रिंग टाइप की होती है, यही बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फिलामेंट। यही क्या होती है, फिलामेंट। क्लियर है, यही फिलामेंट होती है, ये आपको पता होगा, बता रखा है मैंने। तो इसको हम टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं और किसी का क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, सोचिए जरा, क्वेश्चन 2 लिखते हैं हम तब तक कि वाई आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, जैसे सच एज इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारी प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक
हीटर आर मेड बाय एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। ये मैंने आपको आंसर दे रखा है इसका, इससे पहले मैंने इसका आंसर देख रखा है ना। तो लेकिन मैं इसमें भी देना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये हमारा एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट का। और क्या हो सकता है कि वाई नाइक्रोम वायर आर यूज इन द इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। ये भी हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल्स जो होती हैं, स्प्रिंग जो होती हैं, है ना, उसमें हम नाइक्रोम का वायर ही क्यों यूज़ करते हैं और क्यों नहीं यूज़ करते वायर, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको जवाब देने हैं। चलिए दीजिएगा जरा। देखो पहला जो क्वेश्चन का जवाब है वो समझिए। मैंने आपको बताया था इनमें जो हमारी ट्रिक रहती है वो क्या रहती है, हमें पर्पस डिफाइन करना है पहले कि पर्पस क्या है, कि इसका पर्पस क्या है। तो देखो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसका पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का पर्पस क्या है, ग्लो करना, सही बात है, जलना, उसे जलेगा तो क्या होगा, हीट इंक्रीज होगी, हीट बढ़ेगी तभी जलेगा, हीट इंक्रीज होगी तभी जलेगा, हीट बढ़ेगी तभी जलेगा। हाँ मतलब इसका पर्पस क्या है इलेक्ट्रिक बल्ब का, कि हीट को बढ़ाना। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हीट बढ़ेगी वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, वहाँ रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। ये बताया था आपको मैंने, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ हीट ज़्यादा होगी, और जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, आपने बताया था। इसका मतलब क्या है, हीट बढ़ेगी तो हमें एक ऐसा मटेरियल लेना है, वी चूज दोज मटेरियल विच हैज़ हाई रेजिस्टिविटी, दैट इज रो। इसे मैं रो से डिनोट कर रहा हूँ, है ना, हाई रेजिस्टिविटी। लो आपके लिए मैं कर देता हूँ, राइटिंग समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो आपको लिखते हुए चलना है, मैं प्रोनाउंस करते हुए चल रहा हूँ। रेजिस्टिविटी, सॉरी, विच रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो। तो हमें एक ऐसा मटेरियल लेना है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, हाई हो। तो हमने और देखो हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, एक ये भी शर्त है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो क्या होगा, मेल्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, मेल्टिंग के चांसेस हो जाते हैं, है ना। तो हमें एक ऐसा मटेरियल लेना है जिसकी हीट ज़्यादा हो। उसकी हीट कब ज़्यादा होगी, जब उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा होगी। ठीक है, हीट ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो उस मटेरियल के पिघलने के चांसेस, मतलब मेल्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए हमें एक ऐसा मटेरियल लेना है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो, ज़्यादा हो, है ना। तो वी चूज दोज मटेरियल विच हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो हीट को विथस्टैंड कर सके, टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके। तो हमने देखा कि एक टंगस्टन है, उसका क्या है, टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग टेम्परेचर जो है, मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो भी ज़्यादा है। इसलिए हम टंगस्टन के वायर का यूज़ करते हैं, फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। क्लियर हुआ कि नहीं ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, और टंगस्टन क्या है, एक गुड कंडक्टर भी है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, कॉपी में नोट हो जाए। ठीक है, आपको लिखना है टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं, ऐसे मत लिख देना, पूरा बाकायदा थ्योरी में लिखना है जैसे हमने बताया। ठीक है, पूरा लिखना है आपको। चलो अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बोल रहा है कि वाई आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर आर मेड ऑफ बाय एलॉय रेदर देन प्योर मटेरियल। मतलब हम प्योर मटेरियल का जो इलेक्ट्रिक हीटर है या इलेक्ट्रिक आयरन है उसे नहीं बनाते। हम क्यों एलॉय के बनाते हैं, हाँ पहले आप समझ लो, एलॉय के बनाते हैं हम, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस हैं उनको क्यों बनाते हैं वो समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एलॉय होता है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, वो क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एलॉय की एज कंपेरिजन टू मेटल। ये तो बताया था। अब पर्पस देखो, जो हमारा इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस है, उसका पर्पस क्या होना चाहिए? उसका पर्पस होना चाहिए हीट, मतलब हीट प्रोड्यूस करना चाहिए, वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, मज़ा आएगा तभी, है ना। हीटर मतलब सर्दियों में मज़ा आएगा, इलेक्ट्रिक हीटर जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, बताओ, ज़्यादा हो, तभी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। मतलब हम एक ऐसा मटेरियल चाहते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, ज़्यादा हो, साथ साथ उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी क्या हो, ज़्यादा हो। अभी मैंने आपको बताया कि एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है ज़्यादा होती है, इसलिए हम एलॉय को यूज़ करते हैं, है ना। एलॉय को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा है, एज कंपैरिजन टू मेटल, प्योर मेटल ना बोलकर हम बोलेंगे प्योर मेटल, ठीक है, एज कंपैरिजन टू प्योर मेटल। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि वाई नाइक्रोम वायर आर यूज इन द इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। तो जैसा कि हमने टंगस्टन में देखा वैसा ही आपको इसका रीजन लिखना है कि इस जो नाइक्रोम वायर होता है इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। पर्पस क्या है, हीटर का क्या पर्पस है कि हीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। हीट कब ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जब उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, भीड़ ज़्यादा होगी। तो नाइक्रोम एक ऐसा वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और इसका जो ये क्या है, एक गुड कंडक्टर भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये गुड कंडक्टर भी है। 3 पॉइंट है, ये आपको एग्जाम में लिखने हैं। अब आपको हेडिंग डालनी है इलेक्ट्रिक पावर। कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। अपनी कॉपी में सब हेडिंग डालें कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर, तो आप पावर तो सुने होंगे कि पावर क्या होता है। पहले ही बताओ पावर क्या होता है। हम कहते हैं द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। मतलब किसी काम को करने में कितना समय लग रहा है ना, किसी वर्क को करने में कितना समय लग रहा है, उसे हम बोलते हैं पावर। अगर मैं उस काम को कम समय में कर रहा हूँ तो मेरे पर ज़्यादा पावर है। अगर दूसरा पर्सन, मेरा दोस्त है, वो उस कार्य को ज़्यादा समय में कर रहा है तो उसकी जो पावर है वो कम है। यही तो माना जाएगा। कि मान लो मेरे को इस दीवार को तोड़ना है तो मैंने इसे 10 मिनट में तोड़ दिया, तो मतलब मेरे पास जो पावर है वो ज़्यादा है। मेरे दोस्त ने इसे तोड़ा 20 मिनट में, तो हम में से किसके पास पावर ज़्यादा है, मेरे पास। तो किसी काम को करने में कितना समय लगता है उसे बोलते हैं हम पावर, ठीक है। तो द रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, ठीक है। पावर ही होता है। अब इधर मैंने आपको ये समझाया था कि इधर क्या हो रहा है, पावर कब आएगी कि देखो एनर्जी कंज्यूम हो रही है किसमें, हीट जनरेट करने में। जब हमारा वायर क्या हो, प्योरली रेजिस्टिव वायर हो, एनर्जी सारी की सारी एनर्जी किसमें कंज्यूम हो रही है, हीट को जनरेट करने में। कब, जब वायर क्या हो, प्योरली रेजिस्टिव हो, मतलब भीड़ पूरे इलाके में क्या हो, भीड़ ही भीड़ हो, पूरे इलाके में क्या हो, भीड़ ही भीड़ हो। क्लियर है? तो यहां पर हम पावर की बात कर रहे थे, तो पावर इज इक्वल टू W/T इसमें था। लेकिन इलेक्ट्रिक के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा वो समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू कि हमें एनर्जी कंज्यूम करने में कितना समय लग रहा है, कि किसी डिवाइस को एनर्जी कंज्यूम करने में, एनर्जी खर्च करने में कितना समय लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक पावर होता है ना। तो हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ कंज्यूम एनर्जी या एनर्जी कंज्यूम इज नोन एज पावर। तो यहां लिख सकता हूं कि नहीं, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है पावर की, द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। फील नहीं आया, मज़ा नहीं आया। हाँ, अब मज़ा दिलाते हैं। देखो हमारे पास एक बल्ब है ना, एक बल्ब है। मैं कह रहा हूँ ये 2 मिनट जलता है, और ये एनर्जी कितनी खाता है मतलब कंज्यूम करता है, कितनी खर्च करता है ना, मतलब कितना मीटर में एनर्जी कंज्यूम हो गई, कितनी खर्च हो गई, कितना बिल बढ़ गया, बोलेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। तो ये बल्ब है, ये क्या कर रहा है, 2 मिनट जलता है, और इसने कुछ एनर्जी, मान लो 5 एनर्जी खा ली, एनर्जी कंज्यूम कर ली, 5 एनर्जी कंज्यूम कर ली। ये दूसरा बल्ब है,
ये दूसरा बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये भी 2 मिनट जल रहा है ना, लेकिन इसने बेचारे ने एक एनर्जी कंज्यूम करी, मतलब एक एनर्जी ही खाई, ज़्यादा एनर्जी नहीं खाई, घर की ज़्यादा एनर्जी नहीं खाई, एक ही एनर्जी खाई, उस मीटर की ज़्यादा एनर्जी नहीं खाई। कितनी एनर्जी खाई, कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, एक एनर्जी कंज्यूम करी। तो हम कहेंगे कि इसकी जो पावर है ज़्यादा है, इसकी पावर क्या है, कम है। इसकी पावर क्या ज़्यादा है, इसकी पावर क्या है, कम है ना। आपने देखा होगा पहले हम 100 वॉट का बल्ब यूज़ करते थे, अब 0 वॉट का बल्ब यूज़ करते हैं। क्यों करते थे 100 वॉट का बल्ब, अब क्यों पहले करते थे 100 वॉट का, अब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसकी जो वॉट मतलब पावर, अभी बताऊंगा यूनिट, तो जो उसका पावर थी ना वो ज़्यादा थी, मतलब वो ज़्यादा एनर्जी खा रहा था, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था। और जो एलईडी बल्ब है ना, हम कहते हैं 0 वॉट का, एक्चुअल में 0 वॉट का नहीं होता, लेकिन कुछ वॉट होता है, हाँ कम होता है इससे, जो 100 वाट होता है उससे, वो एनर्जी कम खा रहा है, उतने ही सेम टाइम चलकर, उतना ही सेम टाइम ग्लो कर। ठीक है, जैसे कि पहले हमारे घर पर 2 बल्ब होते थे 100 वॉट के, है ना, वो बाहर लगे हुए थे। तो क्या हुआ था, रात हो जाती थी तो हम उसे बंद कर देते 10 बजे, है ना, क्योंकि मम्मी कहती थी कि जी ज़्यादा बिल बना रहा है, ये ज़्यादा बिल बना रहा है, बोलते थे ना ज़्यादा बिल बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बिल ज़्यादा बनाने का मतलब क्या है, वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादा एनर्जी खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है, 100 वॉट का है। अगर हम उसे 0 वॉट का फिक्स कर दें तो वो इतनी पावर नहीं खाएगा, इतना बिल नहीं बनाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं एनर्जी कंज्यूम है, एक तरह से अपनी लैंग्वेज लिख रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम है, एनर्जी कंज्यूम है, कंज्यूम को ही हम क्या बोल रहे हैं, बिल ऑफ लाइट, बिल ऑफ लाइट, बिजली का बिल। कि अगर एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा होगा तो बिल ज़्यादा आएगा। कैसे आएगा वो बता दिया, पावर उसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके है। अभी आगे हम डीपली इसके जाने वाले हैं, तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको मिल गया जो इलेक्ट्रिक पावर है, जिसे हम पी से डिनोट कर रहे हैं। अभी से मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना, इसलिए इलेक्ट्रिक पावर है जिसे हम पी से डिनोट कर रहे हैं, वो एनर्जी कंज्यूम है। क्या है, एनर्जी कंज्यूम। और एनर्जी कंज्यूम किस में हो रही है, पूरी की पूरी एनर्जी कंज्यूम क्या हो रही है, हीट में। देखो हीट को जनरेट करने में ही हो रही है। मतलब मैं बोल सकता हूँ एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू हीट, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू हीट, वो हीट के बराबर ही होगा अपॉन टाइम। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू, अभी हमने एच की वैल्यू पढ़ी, एच इज इक्वल टू वी आई टी पढ़ा था कि नहीं, एच इज इक्वल टू वी आई टी पढ़ा था कि नहीं, हम जानते थे एच इज इक्वल टू वी आई टी, प्रूफ किया था। तो इसमें मैंने पुट कर दिया, तो वी आई टी, तो क्या आ गया अपॉन टी। तो पावर की वैल्यू क्या आ गई, पावर इज इक्वल टू वी आई। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब हम फोन कौन सा यूज करते हैं, वोडाफोन का, वी आई तो बोलते हैं वोडाफोन को। ठीक है, अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, यहाँ पर ओम्स लॉ लगाऊं, ओम्स लॉ क्या कहता है कि आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये तो बोलता है। अगर मैं यहाँ पर वी की वैल्यू पुट कर दूं तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, वी इज इक्वल टू आई टी, सॉरी वी इज इक्वल टू आई आर बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो v इज इक्वल टू आई आर, और v की वैल्यू मैं इधर पुट कर दूं तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं i की वैल्यू पुट कर दूं, यहां से मैं i की वैल्यू निकाल लूं, i की वैल्यू, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं i इज इक्वल टू वी अपॉन आर। मैं i की वैल्यू पुट कर दूं इधर, तो क्या आएगा, पावर इज इक्वल टू v डॉट वी अपॉन आर। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एक ही इंपॉर्टेंट है। तो कितने फॉर्मूले इस पावर के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, 3, 1 2 3। कितने फॉर्मूले पावर के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 फॉर्मूले पावर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, 3 फॉर्मूले पावर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अब समझो कि जो हमने लिखा पावर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो इधर जो पावर की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर, पावर नहीं इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो हम किसे डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से, वो होती है हमारी वॉट। ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट, जिसे हम कैपिटल डब्ल्यू से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि P इज इक्वल टू एच अपॉन आई। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे को 1 वॉट की डेफिनेशन बताओ, कितने की, 1 वॉट की डेफिनेशन बताओ। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं P इज इक्वल टू एच अपॉन टी। मैं कह रहा हूं इसे 1 बनाना है, हमें इसे 1 बनाना है, तो इसे 1 बनाना पड़ेगा और इसे 1 बनाना पड़ेगा। अच्छा, हीट की मैंने आपको बताई थी, हीट इज नथिंग बट इट इज अ वर्क की क्या ऐसा यूनिट होती है, जूल। ठीक है, और टाइम की मैंने बता रखी आपको ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। पावर की, तभी पावर की ऐसा यूनिट क्या आएगी, जूल, सॉरी वॉट। तभी पावर की ऐसा यूनिट क्या आएगी, वॉट। जब हमारी जो हीट है, एनर्जी कंज्यूम है, उसकी यूनिट हो जूल,
टाइम की यूनिट ऑफ सेकंड, तभी पावर की क्या यूनिट आएगी, वॉट। तो यहां से हम डेफिनेशन बना सकते हैं 1 वॉट की, पूछ लेता है कभी कभार एग्जाम में। क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो 1 जूल हो, एक सेकंड में हमारी एनर्जी कितनी कंज्यूम हो, 1 जूल हो, तब उस जो डिवाइस है उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, 1 वॉट होगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं इफ द एनर्जी कंज्यूम ऑफ द डिवाइस is 1 joule when it is used for 1 second। 1 सेकेंड के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं, then the electric power of that device is 1 watt। मतलब मैंने कहा मेरे पास एक बल्ब है, वो 1 सेकंड जलता है और कितनी एनर्जी खाता है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। तो मैं कहूँगा जो वो बल्ब है उसकी जो पावर है वो कितनी है, वॉट है। कितनी, 1 वॉट है। समझ में आया आपको, 1 वॉट है। तो और भी चीज़ समझते हैं धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, है ना। तो हमने क्या देख लिया कि पावर इज इक्वल टू वी आई। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ये लिख सकता हूं कि नहीं, देखो वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, ऐसा ही वोल्ट। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो पावर की क्या होगी, 1 वॉट। एक ये इंपॉर्टेंट कर लो फॉर्मूला, क्योंकि पूछ लेता है 1 वॉट इज इक्वल टू कितना वोल्ट मीटर और कितना एम्पियर। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर। तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर। ठीक है। अभी मैंने देखा कि P इज इक्वल टू एच अपॉन टी, मतलब 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल 1 सेकेंड, है ना। तो मैंने देखा कि P इज इक्वल टू एच अपॉन टी, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं, 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट सेकेंड। अरे हाँ या ना बोलो, ये एक इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि 1 जूल बराबर कितने वॉट सेकेंड। तो 1 वॉट सेकेंड, 1 वॉट सेकेंड। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। तो अभी हमने एक और चीज़ देखी, वही हम देखते हुए चल रहे हैं। आप कह रहे हो भैया हमने तो कई बार देख लिया, क्या कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। मैंने कहा हाँ, तो एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। मैं कहूँगा हाँ। और आपने बताया एनर्जी कंज्यूम इज नथिंग बट इट इज़ अ बिल ऑफ लाइट, मतलब जितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उतना हमारा पैसा देना पड़ेगा बिजली का, मतलब उतना ही हमारा क्या आएगा, बिजली का बिल आएगा। ये तो होता है, एनर्जी कंज्यूम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि टीवी को ज़्यादा मत चलाओ क्योंकि बिल बढ़ रहा है। बिल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो टीवी जो है वो ज़्यादा पावर की, वो ज़्यादा एनर्जी खा रही है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है, वह मतलब है। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। अभी हमने देखा कि वॉट एक पावर का यूनिट है। किसका यूनिट है, पावर का। क्या, एसआई, है ना। लेकिन ये जो वॉट है ये छोटा है, क्योंकि अगर हम इसे इसकी बात करें फॉर लाइक छोटे छोटे डिवाइस के लिए, तो वॉट ठीक है, छोटे छोटे डिवाइस। जैसे मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ बल्ब, ठीक है, 100 वॉट का यूज़ करते हैं, 100 वॉट बल्ब का होता है। लेकिन अगर हम पूरे घर की बात करें, पूरे घर की पावर की बात करें, या पूरे फैक्ट्री की बात करें, पूरे इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो वॉट एक सफिशिएंट यूनिट नहीं है। हमें बड़ी यूनिट चाहिए, है ना, बड़ी यूनिट चाहिए। क्योंकि देखो 100 वॉट, एक बल्ब में ही 100 वॉट होता है। तो सपोज करो आपके घर में कितने बल्ब चल रहे होंगे, कितना फ्रिज चल रहे होंगे, कितने टीवी चल रहे होंगे, कि फैक्ट्री में कितना मशीन्स चल रही होंगी। तो वॉट इज़ नॉट अ सफिशिएंट यूनिट फॉर द कॉमर्शियल पर्पस, है ना। कॉमर्शियल पर्पस के लिए ये वॉट सफिशिएंट नहीं है। तो इससे बड़ी यूनिट क्या होती है, किलो वॉट। तो हम ज़्यादातर जो पावर यूज़ करते हैं वो किलो वॉट में लेते हैं। ठीक है, किलो वॉट इज नॉट अ ऐसा यूनिट ऑफ पावर, वॉट इज अ ऐसा यूनिट ऑफ पावर। बट हम क्या कर रहे हैं, हम एक बड़ी यूनिट ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि
वॉट एक सफिशिएंट यूनिट नहीं है फॉर कॉमर्शियल पर्पस, लाइक इंडस्ट्रीज के लिए, घर के लिए, या और भी लाइक एयरपोर्ट्स वगैरह या रेलवे स्टेशन, इनके लिए वॉट सफिशिएंट यूनिट नहीं है, इसलिए किलो वॉट लेते हैं। ठीक है, अभी हमने कहा कि जो टाइम होता है उसकी यूनिट होती है सेकेंड, ये किसी है सेकेंड टाइम की। जब हम वॉट ले रहे हैं किलो वॉट, तो सेकेंड को लेंगे आवर, हम आवर में बात करते हैं। ठीक है, कि कितने घंटे में मान लो कि एक मशीन चल रही है तो कितना घंटे में उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, तो घंटे की बात करते हैं, घंटे की बात करते हैं। ठीक है, घंटे की बात करते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया ना कि हम वॉट नहीं ले रहे, अभी किलो वॉट ले रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी कंज्यूम पावर की यूनिट क्या है, 1 किलो वॉट, मान लो 1 किलो वॉट किलो वॉट। ठीक है, या W कैसा, कैपिटल, इनटू 1 आवर। तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर। एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर। ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट आया था एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी कंज्यूम क्या है, ये हमने बताया आपको कि ये कुछ नहीं है, ये बिजली का बिल ही है। और जो ये यूनिट है ना किलो वॉट आवर, ये है हमारी यूनिट। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप यूनिट को इंग्लिश में लिखूंगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाए, वो वाली यूनिट नहीं, मीटर सेकंड ये वाली यूनिट नहीं, यूनिट। हम कहते हैं ना कि आपने बिजली का बिल देखा होगा तो उसमें यूनिट आता है कि आपके जो मंथली यूनिट बनी वो 500 यूनिट बनी या 600 या 1000 यूनिट बनी, वो यूनिट है, वो किलो वॉट आवर यूनिट होता है। इसलिए अगर ज़्यादा यूनिट बनेंगी तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी, और एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी तो आपके पास जो बिजली का बिल है, मतलब बिल ऑफ लाइट, वो ज़्यादा आएगा एंड यूनिट ज़्यादा बनेगी। आपने अपने मम्मी पापा को भी सुनते हुए देखा होगा कि वो बोलते हैं कि इस बार यूनिट ज़्यादा बन गई, तो इसका पर्पस क्या है, क्यों बनी, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा हुई। हमने कुछ ज़्यादा टीवी चला ली है ना, ज़्यादा वीडियो गेम खेल लिया, ज़्यादा फ़ोन चला ली, चार्जिंग पे लगा दिया। चार्जिंग पे तो इतना नहीं बनता है ना, लेकिन हाँ ज़्यादा टीवी देखना या वीडियो गेम खेलना, इन पर एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी। ज़्यादा कंज्यूम हो गई इसका मतलब क्या, ज़्यादा यूनिट बन गई, ज़्यादा यूनिट बनी इसका मतलब क्या, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हुई, इसका मतलब क्या है कि हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आने वाला है। और जिस दिन ज़्यादा आया उस दिन तुम्हारे पिताजी तुम्हारी इतनी वॉट लगाएंगे, वॉट लगा के पावर बना देंगे। पावर इज इक्वल टू वॉट, समझ में आ रहा है, वॉट लगा देंगे, वॉट। उनके पास बहुत वॉट है, पिताजी के पास बहुत वॉट है, पावर है, समझो अब। तो इतना समझ में आया कि एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर, और किलो वॉट आवर ही हमारी क्या है, यूनिट है ना। तो एक और चीज़ लिखवा देते हैं ये पर ही। तो ये 1 वॉट की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे ना। देखो, तो हम जानते हैं कि 1 किलो वॉट आवर इज यूनिट, और ये तो हमने अपनी देसी लैंग्वेज में लिखा है। इसे एक्चुअल में क्या लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम। ओके। अब देखो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू यूनिट और एनर्जी कंज्यूम। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ जूल में, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, तो देखो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू, देखो 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं, याद रखना है आपको, 1000 वॉट होते हैं। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो देखो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 आवर में 60 × 60 सेकंड होंगे, तो मतलब 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। कितने, 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 लिख दो, 3600 सेकंड होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हमारी पावर वॉट में है, जब हमारा टाइम सेकंड में है, तो जो हमारा एनर्जी कंज्यूम आएगा, जो हमारा हीट आएगा, ये क्या है, हीट ही तो है। हीट को हम क्या बोल रहे हैं, वर्क बोल रहे हैं। और वर्क किस में रहता है, जूल में। जूल कब आएगा, जब पावर क्या हो, वॉट में हो। जब पावर किस में हो, वॉट में हो। और जो हमारा टाइम है वो किस में हो, सेकंड में हो। देखो पावर वॉट में, टाइम सेकंड में, तो मैं लिख सकता हूँ 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। कितना जूल, इतना जूल। ये इंपॉर्टेंट है, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये आ चुका है एग्जाम पेपर में कि 1 किलो वॉट आवर कितने जूल, तो इतने जूल। मतलब अगर कोई डिवाइस
जो 1 किलोवाट का है वो 1 घंटे जलता है, तो उसने कितनी एनर्जी खा ली? उसने 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी खा ली। अगर कोई डिवाइस मान लो 1 वॉट का है वो 1 घंटे चलता है, उसने कितनी एनर्जी खा ली? इतनी। तो हमने कहा कि हमारे पास एक 100 वॉट का बल्ब था जिसे हम रात में बंद कर देते थे, क्योंकि हमारी मम्मी जी कहती थी बिल ज़्यादा आएगा। तो क्यों आएगा बिल ज़्यादा वो समझो। देखो हमारे पास 100 वॉट का बल्ब था, 100 वॉट का बल्ब था। अगर मैं इसे किलो वॉट में देखूँ तो कितने का हो गया? 0.1 किलो वॉट हो गया, ठीक है। और ये मेरा कितने घंटे चल रहा है? मान लो पूरी रात चल रहा है, 8 आवर चल रहा है। तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 0.1 इंटू 8, तो ये क्या बन गया? किलोवाट आवर बन गया। मतलब क्या है? 0.8 किलोवाट आवर बन गया, किलोवाट आवर बन गया। हमने देखा कि 1 किलोवाट बराबर इतनी जूल, तो इतने किलोवाट बराबर कितने जूल? तो हम करेंगे 0.8 किलोवाट आवर बराबर 0.8 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इतनी जूल। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, है ना, 2 जीरो बढ़ा दो, 2 4 बढ़ जाएंगे, तो 8 3 24, 8 6 48, 4 8 3 24 28 इंटू 10⁻4 जूल। मतलब इतना जूल मेरी एनर्जी घर की वेस्ट होगी अगर वो पूरी रात चलेगा। अगर इतना एनर्जी कंज्यूम होगी, इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी, मतलब क्या है? इतनी एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब क्या है? यूनिट हमारी क्या हो गई? बढ़ गई। अगर यूनिट बढ़ गई इसका मतलब क्या है? बिल ऑफ लाइट, बिजली का बिल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए हम उसे 10 या 11 साढ़े 10 बजे बंद कर देते थे। क्लियर है? ये बात क्लियर है कि नहीं? आइए बताइए क्लियर है कि नहीं ये बात। तो हम लास्ट में एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं। वो क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं? अपनी देसी लैंग्वेज और अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज। साइंटिफिक लैंग्वेज क्या? भीड़ मतलब ज़्यादा भीड़ का क्या मतलब बताया था मैंने आपको? मोर एजुकेटेड, है ना। अच्छी राइटिंग में लिखते हैं क्योंकि लास्ट लिख रहे हैं तो अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, है ना। ज़्यादा भीड़, अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, बहुत बढ़िया राइटिंग है ना। अब आप देखो मेरा हुनर। ज़्यादा भीड़ इज मोर एजुकेटेड एटम। ज़रा टाइम देख लूँ, ज़्यादा अच्छी राइटिंग के चक्कर में टाइम ना निकल जाए, ठीक है। एटम्स, ज़्यादा भीड़ मतलब मोर एजुकेटेड एटम्स। इसका मतलब क्या है? ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो क्या होगा? लेस फ्री इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कम इलेक्ट्रॉन होंगे। आवारा क्या होंगे? कम होंगे। इसे हम बोल रहे हैं आवारा पागल दीवाना। लेस फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब आवारा क्या होंगे? कम होंगे। अगर आवारा कम होंगे, लेस फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मतलब चार्ज जो होगा वो कम होगा। चार्ज क्या होगा? कम होगा। और जब चार्ज कम होगा तो जो फ्लो है चार्ज का वो भी कम होगा। जब फ्लो चार्ज का क्या होगा? फ्लो जो है चार्ज का, फ्लो ऑफ चार्ज, वो भी क्या होगा? वो भी कम होगा। जब चार्ज का फ्लो कम होगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट है मतलब आई, वो क्या होगा? वो भी कम होगा, है ना। ज़्यादा भीड़ का मतलब क्या बात आता है? रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा ना। मतलब आर जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ज़्यादा भीड़ का मतलब रेजिस्टिविटी भी है, क्योंकि वो करंट को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है ना। इधर करंट देखो कम हो रहा है, इसका मतलब क्या? ज़्यादा करंट को अपोज किया जा रहा है, ज़्यादा रोका जा रहा है। ज़्यादा कब रोकेगा? करंट कब रुकेगा? जब भीड़ ज़्यादा आएगी, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, दैट इज़ रो। भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ज़्यादा रो होगी, इसका मतलब क्या है? हीट भी ज़्यादा होगी। अभी हमने देखा कि हीट क्या होगी? ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट का मतलब ही क्या है हमारा? हीट का मतलब ही क्या है? एनर्जी कंज्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा। एनर्जी कंज्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, इसका मतलब क्या है? यूनिट ज़्यादा बनेंगी। यूनिट ज़्यादा बनेंगी, इसका मतलब क्या है? बिल ऑफ लाइट ज़्यादा आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास हीटर होता है ना, हीटर, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी हीट प्रोड्यूस क्या होती है? ज़्यादा होती है। वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। हीटर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या है? एनर्जी ज़्यादा खा रहा है।
एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब है आपकी यूनिट बढ़ने वाली हैं, ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, बढ़ जाएंगी यूनिट। जब यूनिट बढ़ गई तो क्या होगा, जो हमारा बिजली का बिल है वो भी ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा। इसलिए जो कुछ लोग होते हैं ना वो एफर्ट नहीं करते, किसको, हीटर को नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आई थिंक 10 रुपये यूनिट चल रहा है। अगर 10 यूनिट भी बन गई दिन में तो कितना हो गया, 100 यूनिट, मतलब 100 रुपये एक दिन में, 100 रुपये। तो कुछ जो लोग होते हैं उनकी एक दिन की इनकम भी 200 रुपये होती है, 200 ही होती है। वो 100 रुपये अगर बिजली के बिल में ही दे देंगे तो खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे? समझ में आ रहा है? तो इसलिए कुछ एफर्ट नहीं करते, कुछ कर लेते हैं हीटर्स जो मालदार होते हैं, इसलिए हमारी तरह नहीं करते। ठीक है, तो पूरा आपका ये रहा समरी, ये पूरी समरी है। कैसा लगा बताइए, मज़ा आया कि नहीं बच्चा लोग? अभी हमने जो दो टॉपिक कवर करे, एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर, इन दोनों टॉपिक के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि एग्ज़ाम पेपर में किस किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इधर हम, ये हमारा स्पेस है जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं, पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है। क्वेश्चन 1 इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ रेटेड 40 वॉट एंड 250 वोल्ट। मतलब एक क्वेश्चन 1, ठीक है, मतलब एक हमारे पास बल्ब है, ये हमारे पास बल्ब है जो कि कितना रेटेड कर रहा है, 40 वॉट है, इसका जो पावर है वो 40 वॉट है, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 250 वोल्ट। ये हमारा 1 है इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड अदर इज 25 वॉट एंड 250 वोल्ट। मतलब हमारे पास एक और बल्ब है जिसे हम दूसरा बल्ब बोल रहे हैं, जिसकी पावर कितनी है, जिसकी पावर है 25 वॉट, जिसकी पावर कितनी है 25 वॉट। ठीक है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 240 वोल्ट। देखो इधर पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। इसका मतलब आपको समझ में आया कि दोनों ही पैरेलल में जुड़े होंगे। ये मैं जस्ट अभी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, है ना। देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। मतलब ये दोनों बल्ब किस में जुड़े होंगे, सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है बट करंट फ्लो सेम रहता है। ठीक है ना। तो अब वो पूछ रहा है विच बल्ब हैज़ हाइयर रजिस्टेंस एंड हाउ मेनी टाइम्स। मान लो इसका रेजिस्टेंस लेट फर्स्ट बल्ब रेजिस्टेंस कितना बोल देते हैं, R1, ठीक है, और इसका मान लेते हैं R2। तो जब भी देखो, जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में पावर आपको गिवन हो, या वोल्टेज पावर दोनों गिवन हो, या करंट गिवन हो, लेकिन पावर आए तो हमें 3 फॉर्मूले चुपचाप से लिख लेने हैं। देखो हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। पहला क्या बताया था, फ़ोन यूज़ करते हैं हम वोडाफोन का, तो P इज इक्वल टू VI। आपको बस इतना एक ही याद रखना है। 2 कैसे बनेंगे, 2 बनेंगे ओम्स लॉ से। कैसे, R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है ना। तो यहाँ से पहले आप V की वैल्यू पुट कर दें पहले फॉर्मूले के लिए, V इज इक्वल टू IR। तो हमारे पास क्या पावर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। दूसरे में क्या करें, दूसरे में आप I की वैल्यू रख दें, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R रखोगे इसमें, तो पावर इज इक्वल टू क्या आएगा, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये 3 फॉर्मूले आपको अपने माइंड में रखने हैं संभाल कर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं। अब समझो, तो इसका रेजिस्टेंस हमने R मान लिया, इसका R2 मान लिया। अब हम पहले बल्ब की बात करते हैं। हमें क्या पता है, पहले बल्ब की P1 पता है हमें कितनी है, 40 वॉट है। ठीक है, V1 पता है हमें कितना है, 250 वोल्ट है। हमें क्या निकालना है, R1। तो देखो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमें P पता हो, V पता हो और R, इन तीनों में रिलेशन पता हो। देखो इसमें P और V और I में रिलेशन है, ये नहीं होंगे यूज़। P I और R में रिलेशन है, ये भी यूज़ नहीं होगा। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला यूज़ होगा। तो इसे पुट कर देते हैं, तो P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन R1। तो हमें R1 निकालना है, R1 को ऊपर ले गए, तो R1 इज इक्वल टू P1 कितना है, 250 का होल स्क्वायर अपॉन P1 कितना है, 40 है कि नहीं। तो 250 अपॉन 250 इंटू 250 होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 250 इंटू 250 अपॉन 40। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, या इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसे अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखो बल्ब 2 की बात करते हैं, बल्ब 2 की। इसमें क्या पता है, P2 पता है कितना, 25। ठीक है, V2 पता है कितना, 240। ठीक है,
R2 निकालना है। क्या निकालना है? R2। तो देखो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि PVR में रिलेशन इसमें ही पता है हमें, है ना, यही फॉर्मूला है जो PVR में रिलेशन दे रहा है। तो देखो R2 इजिकल टू V2 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर, P2 V2 स्क्वायर कितना है? 240 का होल स्क्वायर, ठीक है। P2 कितना है? P2 कितना है? 25, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 बोल दो, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? R1 अपॉन R2 इक्वल टू R1 ये पूरा है 250 का होल स्क्वायर अपॉन 40, है ना, अपॉन R2 कितना है? R2 ये है 240 का होल स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है, 25। तो देखो ये अंदर वाला अंदर से, बाहर वाला बाहर से मैच करेंगे तो क्या आएगा? R1 अपॉन R2 इजिकल टू 250 का होल स्क्वायर इंटू 25 अपॉन 40 इंटू 240 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करोगे तो R1 इजिकल टू, इसे सॉल्व करोगे तो इसे यहां रख देना, यहां रख दोगे दिस R2। ये वो पूछ क्या रहा है कि विच बल्ब हैज हाइयर रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालो। देखो कौन सा रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है और कितने टाइम ज़्यादा है, ठीक है। तो वो इधर से आ जाएगा, कितने टाइम ज़्यादा वो इधर से आएगा, वैल्यू यहाँ से आएंगी। इसको सॉल्व करोगे तो हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सॉल्व कर लेना, देखना क्या आ रही है कमेंट में, आप मेरे को आंसर बताना इसका। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है ना। अरे R1 R2 अलग अलग निकाल लोगे और इधर से हमें टाइम पता पड़ जाएगा। मान लो हमें R1 मिल गया, सपोज R1 मिल गया हमें 4, R2 मिल गया हमें 5, तो कौन सा बड़ा है? R2 बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मान लो अब R1 है, R1 अपॉन R2 रेशो करेंगे जो कि हमने उधर किया है ना। कितना लिख देंगे? 4 है R1, R2 कितना है? 5। तो R1 इजिकल टू 4/5 R2, मतलब R1 कितना टाइम्स होगा? 4/5 होगा। किसका? R2 का। इतना आपको स्टेटमेंट लिखनी है। समझ में आया कि नहीं? तो ये तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बताया था, यही मत लिख देना, सॉल्व करना बकायदा, ठीक है। सॉल्व करके मेरे को कमेंट में बताना। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं? सेकंड पे। तो 3 पावर के मैंने आपको फॉर्मूले बताए। P इजिकल टू VI, मतलब फोन यूज करते हैं कौन सा? वोडाफोन का, बस उसे ही याद रखना है। और बाकी के ओम्स लॉ से बनेंगे, लेकिन मेरे को पता है, मेरे को याद है, इसलिए मैं बता देता हूँ। दूसरा था P इजिकल टू V² अपॉन R, तीसरा था P इजिकल टू I² अपॉन R। पहला क्लियर है। दूसरे पे आओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। देखो एनर्जी कंज्यूम जो होता है ना, वो हमारा हीट होता है। एनर्जी कंज्यूम मतलब हीट, और हीट की जो यूनिट होती है ना, वो सेम वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है। और वर्क की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। तो जो एनर्जी कंज्यूम की यूनिट होगी ना, वो भी क्या होगी? जूल। यहाँ पर एक लिख दो ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट। तो ये हो गया। समझ में आया कि नहीं? एनर्जी कंज्यूम मतलब हीट ही तो निकलेगी, तभी तो एनर्जी, मैंने बताया था ना, एनर्जी कंज्यूम कब होती है? करंट फ्लो करेगा और हीट रिलीज होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट जनरेट होगी, है ना। और जब हम प्योरली रेजिस्टिव वायर लेते हैं तो क्या होता है? प्योरली रेजिस्टिव वायर लेते हैं तो क्या होता है? उसमें केवल और केवल एनर्जी कंज्यूम कब होती है? एनर्जी कंज्यूम होगी तो क्या होगा? हीट जनरेट होगी, ओनली हीट जनरेट होगी। करंट फ्लो होगा लेकिन थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सबसे मोस्टली क्या है? हीट जनरेट होगी। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं, है ना। तो अभी हम कह रहे हैं कि जो एनर्जी कंज्यूम है वो जूल है। एनर्जी कंज्यूम क्या है? जूल है। अभी हम इसकी यूनिट जूल बोल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो बोल रहा डिफाइन 1 वॉट, मैंने डिफाइन कर दिया था। हाउ मैनी जूल इन 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं, ठीक है, इतने जूल होते हैं। 1 वॉट को मैंने डिफाइन किया था कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम अपॉन अरे लिखना पड़ेगा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। तो हम बोल रहे थे कि एक जूल एनर्जी कंज्यूम होने में 1 सेकंड लग रहा है, तो उस डिवाइस की पावर कितनी होगी? 1 वॉट होगी, ठीक है। इफ अ डिवाइस विच कंज्यूम द 1 जूल एनर्जी व्हेन इट इज रन इन 1 आवर, ओनली फॉर 1 आवर, तो 1 सेकंड,
तो उसकी जो उस डिवाइस की जो पावर होगी वो क्या होगी, 1 वॉट। समझ में आ रहा है कि अगर कोई डिवाइस है जो कि 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो उस डिवाइस की जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 वॉट होगी। ये मैंने आपको बता रखा था। तो ये भी हो गया। वो बोल रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर डिफाइंड विद इट्स फॉर्मूला, ये आपको लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट, ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। एक्सप्लेन दी प्रोडक्शन ऑफ हीट, क्यों प्रोड्यूस हो रही है इन अ रजिस्टर में। वाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, क्यों करंट फ्लो बाय मतलब करंट के द्वारा रजिस्टर में, मतलब करंट किस में फ्लो हो रहा है, रजिस्टर में फ्लो हो रहा है, तो उस रजिस्टर में हीट क्यों जनरेट हो रही है। नेम द 2 डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मान लो ये हमारे पास एक रजिस्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है कि जब फ्लो कर रहा है इस रजिस्टर में तो क्यों हीट हमारी जनरेट हो रही है, क्यों हीट हमारी प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन क्यों हो रहा है हीट का, वो बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि जब पॉजिटिव चार्ज इधर जाएंगे रजिस्टर में जाएंगे तो इधर बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे। अब आपको एजुकेटेड एटम्स नहीं लिखना, अब एटम्स लिखना है। हमारी देसी लैंग्वेज थी उसमें हम एजुकेटेड ले रहे थे, एजुकेटेड कोई एटम्स नहीं होता, ये एटम्स लिखना है। जब पॉजिटिव चार्ज एटम से क्या होंगे, कोलाइड होंगे, कोलिजन होगा तो क्या होगा, उनकी वेलोसिटी में क्या आएगा, कमी आएगी। जब उनकी वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर अगर मतलब वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो कहीं ना कहीं तो इसका यूज हो रहा होगा ना, यूटिलाइज, तो वो हीट को प्रोड्यूस करेगी। किसको करेगी, मतलब एनर्जी अगर कम हो रही है, कंज्यूम हो रही है, तो क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। बताया था इफ एनर्जी इज कंज्यूम देन हीट इज प्रोड्यूस, है ना, हीट इज प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए हीट प्रोड्यूस होती है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ रजिस्टर। समझ में आया। अब वो बोल रहा है कि हमें बताओ कि 2 हीटिंग इफेक्ट के क्या बताओ, डिवाइस बताओ, 2 डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहला बता दोगे इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस, जिसमें हम हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं। दूसरा बता दोगे बल्ब होगा, है ना। तीसरा बता दोगे आप इलेक्ट्रिक हीटर, है ना, इलेक्ट्रिक हीटर। तो बहुत सारे हो सकते हैं। समझ में आया। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं वो हुआ हो तो कमेंट में बता देना, दोबारा से हम वीडियो बना लेंगे। क्वेश्चन 6, गिवन मैक्सिमम पावर दी गई है, तो P मैक्स दिया गया है, कितना दिया गया है, 18 वॉट। कितना दिया गया है, 18 वॉट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देन फाइंड द मैक्सिमम करंट। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। वो बोल रहा है आई एम बताओ, आई मैक्स बताओ कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखो ये एक डायग्राम दे दिया है। हम जानते हैं जब भी पावर आती है तो हम 3 फॉर्मूले लिख लेंगे, P इजिकल टू वी आई, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर और P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। 3 फॉर्मूले लिख लिए हमने। ठीक है, अब इसको हम इधर बना लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये आई फ्लो हो रहा है, हमें यही निकालना है। मान लो इसे हम बोल रहे हैं आई मैक्स। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस दे दिया R1 इजिकल टू दे दिया 2 ओम, R2 भी दे दिया आपको 2 ओम, R3 भी दे दिया आपको 2 ओम। फिर यहाँ से करंट गया, मान लो ये I1 गया, यहाँ पर गया I2, करंट डिवाइड हो गया ना। फिर यहाँ से पूरा टोटल I मैक्स गया। तो इधर देखो करंट इधर फ्लो हुआ, इसमें कितना गया, I मैक्स गया, लेकिन इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मैंने आपको बताया था जब भी करंट डिवाइड हो तो जो रजिस्टर होते हैं जिसमें वो करंट जाता है, वो सभी रजिस्टर किस में होते हैं, पैरेलल में। ठीक है, तो इधर हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो P पता है हमें, I और R निकाल लेंगे। तो P I और R में रिलेशन किस में जानते हैं, P I R, ये वाला। तो इसे यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे। R हम इधर से फाइंड कर ले रहे हैं, P हमें दिया है तो हम I इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। अब R कैसे फाइंड करें, तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो देखो इधर करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये R2 और R3 किस में है, पैरेलल में कनेक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है। तो R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो निकाल लो 1/R इक्विवेलेंट 1 ना, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2
R2, वन अपॉन R2 प्लस 1/R3, ठीक है। 1/R2 कितना है 2, 1/R3 कितना है सेम 2। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2, 1 + 1, 2 बन जा 2, 2 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1, 2 बन जा 2, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1, तो क्या आएगा 2/2। इसे अगर मैं काटूंगा तो 1/1। देखो ये 1/RE है तो हमें RE चाहिए, तो RE1 = इसे भी रिवर्स करो तो क्या आएगा 1 ओम आ गया। मतलब अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं दोबारा से तो क्या बनेगा, ये तो हमारा सेम रहेगा R1 कितना 2 ओम। अब इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या आ गया, वो ये रहा, ठीक है। बताया था ना इक्विवेलेंट डायग्राम, बताया था ना जब हमने प्रूफ किए थे सीरीज और पैरेलल, तब मैंने इक्विवेलेंट डायग्राम बना के बताया था। तो वही इक्विवेलेंट डायग्राम इसका आएगा, वो क्या है RE1 कितना आया 1 ओम। अभी देखो इधर करंट कितना जा रहा है Imax, इधर कितना आएगा Imax, क्योंकि मैंने बताया था ना कि भाई करंट को अपोज करेगा लेकिन करंट को खत्म नहीं करेगा। मतलब हम 4 फ्रेंड यहाँ से जाएंगे तो 4 ही तो आएंगे, 3 नहीं बचेंगे, चारों ही जाएंगे, चारों ही आएंगे। तो इधर 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 हर जगह करंट क्या है सेम है। तो इधर R1 एंड RE1 क्या है, दोनों ही सभी मतलब दोनों ही किसमें है सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो R1 एंड RE1 आर इन सीरीज। तो इधर से अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें RE निकालें तो क्या आएगा, R1 को जोड़ दो कितना है 2, RE को जोड़ दो कितना है 1, तो दैट इज 3 ओम। तो हमें RE मिल गया, हमें P मैक्स पता है, हम I मैक्स निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। तो देखो इधर से इधर ही मैं निकाल रहा हूँ, वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। वी नो दैट क्या पता है P = I² R। अब हमें क्या पता है P पता है, देखो RE क्या आया था, इस पूरे का क्या आया RE आया 3, ठीक है, RE कितना आया 3। तो इधर मैं ऐसे करके बना देता हूँ, ये कितना आया RE = 3। तो देखो हमें P पता है कितना है 18 वाट, I पता है नहीं पता, R पता है हाँ 3, तो I² = 3 6 18 6, ठीक है, I² = 6 एम्पियर। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा I = 3√2, ठीक है, ठीक है, ये आएगा मतलब इसे आप सॉल्व करोगे इतना एम्पियर आंसर आएगा आपका, कुछ एम्पियर करके आंसर आएगा। सॉरी ये क्या होता है ये, ठीक है। इधर अगर हम इसे सॉल्व कर लेना, आप सॉल्व कर लोगे ना तो I = मैं √6 लिख रहा हूँ एम्पियर। आप कंफ्यूज हो गए भैया वो कैसे आया, उसे मैं समझा नहीं पाऊंगा, फिर आपको टाइम लगेगा, थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा ना। तो I = √6 एम्पियर, इतना आंसर लिख देना, कितना Imax = √6 एम्पियर, √6 एम्पियर, ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं है, अरे हाँ या ना बोलो, पक्का क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आना चाहिए ना। तो देखो अब आते हैं हम क्वेश्चन 8 पर। 8 क्या बोल रहा है, ये डायग्राम दे दिया उसने, बोला ये हमारी सेल है मतलब बैटरी है जो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है। ये हमारा एक रजिस्टर है जो 4 ओम है, ये एक हमारा एम्पियर मीटर लगा है, ठीक है, ये हमारा एक एम्पियर मीटर 2 लगा है, ये हमारे दो 8 ओम के रजिस्टर्स लगे हैं। अब देखो करंट कहाँ फ्लो करेगा, प्लस से माइनस, मतलब यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा। मान लो यहाँ करंट I था, यहाँ करंट I था, यहाँ पर I1 चला जाएगा, यहाँ पर I2 चला जाएगा, फिर ये I2 है, ये I1 ही निकलेगा, टोटल I1 + I2 दैट इज I होगा। मतलब I करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, I अमाउंट इधर करंट जाएगा, इधर जाएगा, इधर भी कितना जाएगा I ही करंट जाएगा। करंट को ये रजिस्टर खत्म नहीं कर रहा है, जस्ट अपोज कर रहा है। अब वो पूछ रहा है कुछ ये, फाइंड ए RE मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस किस का, जो हमारे 2 8 ओम के रजिस्टर है उनके बीच का, मतलब इनके बीच का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, बस इतना ही बना रहे हैं, तो इतने में ही हमारा काम हो जाएगा फॉर क्वेश्चन पार्ट ए। ये I जा रहा है, ये क्या चला गया I2 चला गया, ये क्या गया I1 गया, ये कितना है 8 ओम है, ये कितना है 8 ओम है। देखो I1 इधर गया, I2 I1 I2 8 ओम 8 ओम 8 ओम 8 ओम। क्लियर है।
अब देखो इधर करंट क्या हुआ, डिवाइड हुआ, करंट डिवाइड हुआ तो ये दोनों किस में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो इधर से मैं आर ई निकाल लूँ तो 1/RE इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8। एलसीएम लूंगा 8 आएगा, 1 + 1 8 बन जा 8, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही तो आता है। अब एलसीएम तो आपको आता होगा, ठीक है। तो 1/RE इज इक्वल टू 2/8 ना, 2/8। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इसको भी ऊपर ले जाऊंगा तो RE इज इक्वल टू 8/2 तो कितना आएगा 4 ओम। तो पहले का आपको आंसर मिल गया कि नहीं, बी पार्ट, फर्स्ट ए पार्ट क्लियर है कि नहीं, ए पार्ट क्लियर है कि नहीं, यस क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब वो पूछ रहा है कि करंट इन 4 ओम, अब वो पूछ रहा है क्या कि हमें एक करंट बताओ किसमें, 4 ओम रजिस्टर में, इस वाले रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, इस वाले रजिस्टर में कितना करंट जाएगा। तो देखो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, अगर हम टोटल क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बी पता है तो उससे ओम्स लॉ का यूज़ करके हम टोटल करंट निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। देखो इसका रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया था, 4 आया था, 8/2, हाँ 4 आया था, 4 आया था। तो ऐसे करके हम सर्किट बना लेते हैं एक जल्दी से। ये 4 है, ये भी कितना आया 4 आया, ठीक है। और इधर क्या कनेक्ट है, एम्पियर मीटर 2 कनेक्ट है, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर भी एम्पियर मीटर है, एम्पियर मीटर A1 है, ठीक है। ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, ये आई जा रहा है, ठीक है। ये कितना है 8 वोल्ट है। अब देखो ये हमारे पास कितना आया था 4 ओम आया था, ये कितना आया हमारे पास 4 ओम है, आया नहीं है। तो देखो करंट गया यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, क्या करंट चेंज हुआ इनमें, इन दोनों रेजिस्टेंस में क्या करंट चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में। तो हम निकाल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 + 4 दैट इज 8 ओम। तो ये दोनों 8 ओम आ गया, मतलब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस पता है कितना है, 8 वोल्ट है। तो हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट कि R इज इक्वल टू V/I होता है ओम्स लॉ से। हमारे पास R पता है, V पता है, I निकाल लेंगे तो I इज इक्वल टू V/R, और V कितना है 8 वोल्ट है, RE कितना है 8 ओम है, ये कट गया कितना आया 1। तो मतलब I कितना आया 1 एम्पियर, कितना आया 1 एम्पियर, मतलब इधर कितना आया 1 एम्पियर, इधर कितना है 1 एम्पियर, इधर कितना है 1 एम्पियर, इधर कितना है 1 1 1 1। तो मतलब हमारे पास I आ गया कि 4 ओम रजिस्टर में कितना जाएगा। देखो इसका आंसर क्या आया 4 ओम, इसका आंसर क्या आया 4 ओम, इसका क्या आ गया 1 एम्पियर। अब आते हैं हम सी पर कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। देखो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डिमांड रहती है, किधर का, तो हमसे पूछा गया किधर का निकालना है, तो हम कहेंगे ए बी के बीच का, किसके बीच का, ए बी के बीच का। तो ए बी कहाँ है, ए बी इसके बीच का। देखो इधर हमें क्या पता है, रेजिस्टेंस पता है, इधर का हमें करंट भी पता है कितना है 1 है। तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू रजिस्टेंस ऑफ ए बी इनटू करंट ऑफ ए बी। ये समझ में नहीं आया, अरे ओम्स लॉ जानते हैं ना कि V इज इक्वल टू RI, यही तो होता है। देखो हमें क्या निकालना है, हमें V निकालना है, तो I को ऊपर ले जाऊंगा कि नहीं, तो वही हमने यूज़ किया है। देखो अब हम RB कितना है, RB कितना है, ये RB तो ये RAB कितना है 4 ओम है, इंटू IAB कितना है, ये IAB तो है, मतलब इस रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, कितना जा रहा है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो क्या आएगा 4 वोल्ट, क्या आएगा 4 वोल्ट। तो VAB कितना आएगा 4 वोल्ट, इट इज़ वेरी सिंपल 4 वोल्ट आएगा। पावर इन 4 ओम रजिस्टर, मतलब इस रजिस्टर में कितनी पावर जाएगी, इस रजिस्टर में कितनी पावर जाएगी। तो देखो हमें इसका हमें क्या पता है, R पता है, इसका हमें I पता है। तो हम क्या जानते हैं, देखो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, P इजिकल टू VI, P इजिकल टू I²R और P इजिकल टू V²/R। तो इसका हम क्या जानते हैं, इसका हम 4 ओम भी जान गए, इसका हम करंट भी जान गए, और इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस भी जान गए, दैट इज AB VAB क्या आया 4 वोल्ट। मतलब तीनों चीज़ जानते हैं हम, तो कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम करना चाहेंगे क्या, हमें क्या निकालना है पावर, तो हम ये कर लेते हैं वेरी सिंपल। तो हम क्या जानते हैं P इजिकल टू VAB IAB, मतलब हमें किसकी पावर निकालनी है AB की, वही तो बोल रहा है कि इसकी पावर निकालो,
इसकी पावर निकालो 4 ओम की, और एक इधर करंट है, कनेक्ट है अक्रॉस ए बी, किधर कनेक्ट है ये अक्रॉस ए बी, तो पी ए बी की हमें पावर निकालनी है, तो पी ए बी इज इक्वल टू वी ए बी कितना है, वी ए बी कितना है 4 वोल्ट, ठीक है, इनटू करंट कितना है, करंट कितना है 1 एम्पियर, तो क्या आएगा P इज इक्वल टू 4 वोल्ट एम्पियर। और मैंने बताया था आपको कि वोल्ट एम्पियर किसके बराबर होता है, वोल्ट एम्पियर किसके बराबर होता है, वॉट के, किसके बराबर होता है, वॉट के। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं P इज इक्वल टू 4 वॉट की पावर होगी किसमें, रजिस्टर 4 ओम में, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, उसमें कितनी पावर होगी 4 वॉट की। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक पॉइंट और रहेगा, डिफरेंस इन अमीटर रीडिंग, मतलब इस अमीटर की रीडिंग कितनी है और इस अमीटर की रीडिंग कितनी है वो बतानी है, उसका डिफरेंस। तो देखो ये कितनी मेजर करेगा, ये कितनी मेजर करेगा, आई कितना जा रहा है इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, अच्छा इसमें कितना आई जा रहा है, इसमें भी 1 एम्पियर जा रहा है, क्या चेंज हो रहा है, नहीं, तो द डिफरेंस बिटवीन अमीटर रीडिंग इज 0, चेंज नहीं हो रहा ना, इसमें भी 1 जा रहा है, इसमें भी 1 जा रहा है, तो दोनों चेंज नहीं हो रहे, इसलिए इसका डिफरेंस क्या आएगा 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 बोल रहा इफ द करंट आई थ्रो अ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय, क्या बोल दिया, इंक्रीज्ड बाय कितना 100%, एज्यूम टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब इधर बहुत सारी चीजें समझनी है। वो बोल रहा है कि ये करंट, इफ द करंट आई थ्रो अ रजिस्टर, मान लो एक रजिस्टर है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ना, अब वो करंट क्या होता है, इंक्रीज कर रहे हैं हम, है ना, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये रजिस्टर आर मान लो, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी पावर मान लेते हैं बी। देखो अब बी पी नहीं मानते, अब देखो इसका जो करंट है वो मान लेते हैं हम I1, इसका रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं R1, और इसकी पावर क्या मान लेते हैं P1, कि इसमें पावर P1 होगी। अब वो बोल रहा है अगर मैं इस करंट, इसकी वैल्यू कितनी है I, अगर मैं इस करंट की वैल्यू को 100% इंक्रीज कर दूं, कितनी इंक्रीज कर दूं, तो उस रजिस्टर में कितनी पावर इंक्रीज हो जाएगी, मान लो P2 पावर है तो कितनी पावर इंक्रीज हो गई। तो पावर परसेंट जो होता है, पावर इंक्रीज का जो परसेंट होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P2 की लास्ट वाली पावर कितनी है माइनस P1 की पहले वाली पावर कितनी है अपॉन P1 की पहले वाली पावर कितनी है इनटू 100, ठीक है। ये करने के बाद हमें जो पावर मिलेगी वो मिलेगी इंक्रीज्ड पावर, कितनी इंक्रीज हुई। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो पावर इंक्रीज होगी, अगर इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो पावर डिक्रीज होगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, P2 और P1 निकालना है, पहला हमारा टारगेट क्या है, P1 और P2 निकालना है। पहले ये समझो, इसका मतलब भी समझो, इंक्रीज बाय का क्या मतलब है। मान लो मेरी सैलरी थी 400, कितनी थी 400, अब मेरी सैलरी कितनी हो गई 412 हो गई। तो इसके दो स्टेटमेंट हैं, एक है इंक्रीज्ड बाय और एक है इंक्रीज्ड टू, तो दोनों का मतलब समझो। देखो इंक्रीज बाय में क्या आएगा, मेरी पहला 400 थी, अब कितनी हो गई 412, तो मैं कहूंगा कि माय सैलरी इंक्रीज्ड बाय 412 रुपए, इतनी इंक्रीज हो गई। लेकिन इसमें मैं क्या कहूंगा इंक्रीज टू में, कि माय सैलरी इंक्रीज टू 12 रुपए। इसका मतलब क्या है कि जब इंक्रीज्ड बाय आए तो उसमें एक्चुअल वैल्यू कि पहले कितनी वैल्यू थी प्लस कितना परसेंट बढ़ी, कितना परसेंट बढ़ी, ये आएगा। लेकिन इसमें क्या आएगा कि कितना परसेंट बढ़ी, इसमें ये आएगा। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ जब इंक्रीज्ड बाय आए ना तो उसमें एक्चुअल वैल्यू प्लस कितना परसेंट बढ़ गई वो आएगा। लेकिन जब इंक्रीज टू की बोले ना तो बस उसमें लिखना है कि कितना परसेंट बढ़ी। जैसे कि मेरी अभी सैलरी 20 रुपये थी, अब मेरी 10% बढ़ गई, तो बताओ मेरे को इंक्रीज्ड बाय बताओ,
इंक्रीज्ड बाय बताओ, इंक्रीज्ड बाय बताओ कितना हुआ, और इंक्रीज्ड टू बताओ, इंक्रीज टू बताओ। तो देखो इंक्रीज बाय में क्या लिखना है, 20% तो थी एक्चुअल, प्लस कितना बढ़ी, 20 इंटू 10/100, दैट इज 0 से 0, 0 से 0, 2 रुपये बढ़ गई, मतलब टोटल कितनी हो गई, 22 रुपये। इसमें क्या आएगा कि कितना बढ़ी बस, तो मेरी बढ़ी 2 रुपये, 2 रुपये। तो दोनों का अंतर समझे, दोनों का अंतर समझे, यस समझ गए। तो देखो इसमें करंट क्या कह रहा है, मान लो पहले जो करंट I1 था वो था I, पहले कितना था I, है ना, मतलब पहले का जो करंट था I1 वो था I के बराबर, I था, बोल रहा है ना I कहाँ है, I था, I फ्लो हो रहा था। अब वो कह रहा है कि इंक्रीज्ड बाय लिखा है, मतलब इसमें एक्चुअल जोड़ना है और कितना परसेंट करंट बढ़ा। तो देखो तो I2 लिखेंगे, I2 कितना होगा, पहले कितना परसेंट एक्चुअल वैल्यू क्या है करंट की, प्लस कितना परसेंट बढ़ा, तो I परसेंट कितना परसेंट बढ़ा, I था वो 100% बढ़ गया, 100% बढ़ गया, तो I इंटू 100/100, तो 100 से 100 गया तो क्या आया, I प्लस I, दैट इज 2I। इसका मतलब क्या है कि जो I2 हुआ वो कितना हुआ, 2I। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। अगर एग्जामिनर इसे 2 बोल देता तो जो I2 की वैल्यू होती ना वो I होती, क्योंकि इसमें हम क्या नहीं लेते, एक्चुअल वैल्यू नहीं लेते। लेकिन अभी क्या बोला है उसने, बाय बोला है, क्या बोला है, बाय, इसलिए हम क्या लेंगे, इधर I लेंगे, इधर 2I हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। ये बहुत लोग गलत बताते हैं और बहुत लोगों को गलत समझ में आता है, लेकिन इंक्रीज बाय का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, समझ में आया। तो चलो अब हमारे पास क्या है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 2I। अच्छा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R2, लेकिन वो बोल रहा है कि अज्यूम टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, मतलब रेजिस्टेंस किस पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो R1 रेजिस्टेंस है वो भी R1 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, मतलब रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, करंट चेंज हो रहा है। तो हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू V²/R, P इज इक्वल टू I²/R, ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, I, R और P में रिलेशन चाहिए, तो ये वाला दे रहा है, तो हम ये दो भूल जाएंगे, ये दो भूल जाएंगे। आपको पता पड़ गया I2 पता पड़ गया, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूँ, इधर हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, इधर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो जल्दी से फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, अगर हम पहले की बात करें, पहले पावर निकालें, पहला वाला पावर निकालें पहले कंडीशन के लिए, तो P1 इज इक्वल टू I1² R1, ठीक है। और दूसरे कंडीशन के लिए पावर निकालना है तो P2 इज इक्वल टू I2² R2, और दोनों का मैं क्या कर दूं, दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, P1/P2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, I1² R1 अपॉन I2² R2, ठीक है। लेकिन इधर क्या दिया गया है, इधर दिया गया है कि R1 बराबर R2, बिकॉज टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, P1/P2 इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर अपॉन I2 की वैल्यू कितनी है, 2I1, I2 की वैल्यू, तो I की वैल्यू कितनी है, I1 की, वो I है ना, I1 लिख दिया, और I2 की वैल्यू कितनी है, 2I का होल स्क्वायर। अरे I1 की वैल्यू कितनी है, I, और I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की 2I, उन्हीं को मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो P1/P2 दैट इज I²/4I2I², तो I² से I² गया, तो P2 की जो वैल्यू आई वो आई 4P1, क्या आई, 4P1, P2 की वैल्यू क्या आई, 4P1, P2 की वैल्यू क्या आई, 4P1। अब हम निकालेंगे पावर इंक्रीज, वो आपको फॉर्मूला पता है, पावर इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू P2 माइनस P1/P1 इंटू 100। तो P2 कितनी है, 4P1, P1 कितनी है, P1 ही है, P1 इंटू 100%, तो क्या आया, 3P1/P1 इंटू 100%। तो P1 से P1 गया, तो पावर कितनी हुई, इंक्रीज हुई 300%, कितनी इंक्रीज हुई, 300%। तो ये आ गया हमारा आंसर कि 300% पावर इंक्रीज हुई। समझ में आया, इसका आंसर समझ में आया, इसका आंसर क्या आया, 300% आंसर है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ये क्लियर हुआ।
ये वाला क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है वो समझो। 2 बल्ब, वन रेटेड 100 वॉट टू 20 वोल्ट एंड अदर रेटेड 60 वॉट टू 20 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। क्या दिया गया है? दिया गया है कि एक बल्ब है ना, एक बल्ब है जिसे हम 1 बोल रहे हैं, जिसका रेटेड कितना है कि ये इसकी पावर 100 वॉट है और इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है। दूसरा बल्ब है जो कि 2 बोल रहे हैं और इसकी पावर जो है वो कितनी है, इसकी पावर है 60 वॉट और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 220 वोल्ट। और दोनों किस में कनेक्टेड हैं? आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्टेड हैं विथ द मेन सप्लाई। किसके? मेन सप्लाई मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ ना कुछ ट्रांसफार्मर वगैरह लगाया होगा या मीटर होगा, ये जिसका वोल्टेज कितना है 220, पोटेंशियल डिफरेंस है V कितना है 220 वोल्ट है, ये प्लस है ये माइनस है। और कुछ भी दिया है क्या? बोल रहा है कि फाइंड द करंट रॉन बाय द 2 मेन, मतलब इसका हमें करंट ड्रॉ करना है, मतलब इसका करंट, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है? सेम, नो बकवास, हमें निकालना है I। क्या निकालना है? I। मान लो यहाँ I गया, यहाँ पर करंट क्या हो गया? डिवाइड। हमने कहा यहाँ I1 हो गया, यहाँ कितना हो गया? I2 हो गया। तो इस बल्ब में कितना करंट गया? I2 गया। इस बल्ब में कितना करंट गया? I1 गया। I1 I2, यहाँ पर कितना आ गया? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। ठीक है, यहाँ स्विच बना लो, इमरजेंसी होगी तो दबाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमें पावर दे दी, वोल्टेज दे दिया पहले बल्ब के लिए। तो बल्ब टू, तो देखो इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं पहला मेथड बताऊंगा, दूसरा आपको करना है। ठीक है, तो हम पहले बल्ब की बात करेंगे, बल्ब 1 की बात करेंगे। तो पावर P1 कितना दे दिया? 100 वॉट। V1 कितना दे दिया? 220 वोल्ट। अगर हम I1 निकालने, इसका कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं P इजिकल टू VI। तो देखो पावर, वोल्टेज और I में रिलेशन दे रहा है, यही वाला फॉर्मूला, तो ये लगाएंगे। तो हम जानते हैं P1 इजिकल टू V1 I1। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? I1 इजिकल टू P1 V1। P1 कितना है? 100 वॉट। V1 कितना है? 220 वोल्ट। ठीक है, देखो पावर हमारा अगर वॉट में है और वोल्टेज हमारा अगर वोल्ट में है तो I किस में आएगा? एम्पियर में। तो I1 इजिकल टू 100/220 एम्पियर, ये I1 आ गया। फॉर बल्ब 2 अगर हम बल्ब 2 की बात करें तो पावर कितनी दी गई है? 60 वॉट दी गई है। देख लो पावर कितनी दी गई है? 60 वॉट दी गई है। वोल्टेज कितना दिया गया है? 220। अच्छा एक चीज़ नोट करी आपने कि बल्ब 1 और बल्ब 2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम है। इसका मतलब क्या है? दोनों किस में कनेक्टेड होंगे? पैरेलल में। लिखता भी नहीं तब भी हम क्या हो जाते हैं? समझ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें I2 निकालना है। सेम फॉर्मूला, I2 इजिकल टू P2 V2। अरे मैंने इधर से तो आएगा, ऐसी आएगा कि नहीं आएगा, अपन 220 क्या एम्पियर। I2 मिल गया हमें इतना। अब हम देखो, हम जानते हैं कि I इजिकल टू क्या है? I1 प्लस I2 है ना। तो I1 कितना है? I1 100 220 प्लस I2 कितना है? 60 220। क्या करेंगे? एलसीएम कितना आएगा? 100 प्लस 60, तो दोनों कितना हो जाएगा? 160/220। तो I की वैल्यू क्या आ गई? 160, मतलब 16/22 एम्पियर। इसे डिवाइड करके मेरे को बताना कितना आंसर आया कमेंट में। ठीक है, ये वाला मैंने आपको करा दिया। आपका क्या काम है? आपका दूसरा मेथड करना है। आपको कैसे करना है? यहाँ पर हमने क्या निकाला? I निकाला। अब हमें दूसरे मेथड में क्या निकालना है? I ना निकाल कर हम क्या निकालेंगे? R1 निकालेंगे। देखो इसका R1 निकाल लेंगे, इसका R2 निकाल लेंगे, इसका R1 इसका R2। ठीक है, इसका क्या निकाल लेंगे? इसका R1 निकाल लेंगे, रिलेशन P इजिकल टू V²/R से, क्योंकि P भी दिया है V भी दिया है, R निकाल लेंगे। इसका R2 निकाल लेंगे और दोनों ही किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज, वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इनका हम RE निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट। हमें RE मिल जाएगा, हमें टोटल पता है, तो हम ओम्स लॉ का यूज़ करके I निकाल लेंगे टोटल। वो वाला आपका होमवर्क है, करके मेरे को कमेंट में बताना हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, करना ज़रूर।
तो चलो अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस वंडरफुल वन शॉर्ट वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट में बताना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10, क्या बोल रहा है ये जरा देखें इसे भी। देखो बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 2 किलोवाट वर्क्स फॉर 2 आवर डेली। मतलब एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो कि जिसकी कितनी पावर है, 2 किलोवाट पावर है, जो कि डेली पर डे 2 आवर चलता है, 2 घंटे चलता है। इलेक्ट्रिक लैंप है ना, रात में कोई पढ़ता होगा बेचारा लैंप में, लैंप के भी नीचे बैठकर, ठीक है। तो वही है बंदा, होशियार है, ठीक है। तो उसकी पावर कितनी है, 2 किलोवाट। किसकी, बंदे की नहीं, किसकी, इलेक्ट्रिक लैंप की पावर कितनी है, 2 किलोवाट, जो कितने डेली कितने घंटे चलता है, 2 घंटे डेली। बोल रहा कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन एसआई एंड कॉमर्शियल यूनिट। एसआई में कैलकुलेट करनी है, कॉमर्शियल में कैलकुलेट करनी है, ओके। एंड कॉस्ट ऑफ रनिंग इट इन द मंथ ऑफ जून एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर यूनिट। सब ऊपर से जा रहा होगा, ऊपर से जा रहा होगा ना, जाने दो, मैं करा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से देखो। एक इलेक्ट्रिक लैंप है, क्या है ये, हम एक लैंप बना देते हैं। आप कहोगे भैया क्या लैंप और बल्ब में कुछ फ़र्क नहीं, मान लेते हैं, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, इसे हम इलेक्ट्रिक लैंप बोल रहे हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रिक लैंप है, EL, जिसकी पावर है 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक लैंप की। और ये डेली कितने घंटे चलता है, 2 आवर, मतलब जिसका टाइम है 2 आवर पर डे। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम। फर्स्ट हमें क्या करना है, एनर्जी कंज्यूम करनी है, एनर्जी कंज्यूम कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, इस एनर्जी कंज्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है कि नहीं, इनटू टाइम। देखो पीछे का देखो लेक्चर की कराया था कि नहीं, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि एनर्जी कंज्यूम, अब मैंने बताया नहीं था, बता रहा हूँ। देखो अगर मैं एनर्जी कंज्यूम की ऐसा यूनिट देखूं और कॉमर्शियल यूनिट देखूं तो क्या क्या होती है। देखो एनर्जी कंज्यूम की जो ऐसा यूनिट होती है ना, ऐसा यूनिट वो होती है जूल। और ये कब हमें मिलेगी, जब पावर हमारी किस में हो, वॉट में हो, और हमारा टाइम किस में हो, सेकंड में हो, तब हमें जूल मिलेगी, ऐसा यूनिट मिलेगी। अगर एनर्जी कंज्यूम की कॉमर्शियल यूनिट देखें, कॉमर्शियल यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमर्शियल यूज के लिए हम किलोवाट लेते हैं, तो एनर्जी कंज्यूम की कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। ये कब मिलेगा, जब पावर हमारी किलोवाट में हो और टाइम हमारा आवर में हो। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, यस, इतनी बात क्लियर है। तो हमें अगर ऐसा यूनिट निकालनी है तो पावर को किस में लेना है, मतलब पावर को किस में लेना है, वॉट में लेना है, और टाइम को किस में लेना है, सेकंड में लेना है। तब हमारा जो एनर्जी कंज्यूम आएगा वो ऐसा यूनिट में आएगा, दैट इज जूल। तो सबसे पहले अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट निकालें एनर्जी कंज्यूम की, तो पावर को किस में होना चाहिए, पावर अभी हमारी क्या है 2 किलोवाट, बट ये किस में होनी चाहिए, वॉट में। हम जानते हैं कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। आता है कि नहीं मुझे जरा बताओ। देखो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, ये जानते हैं कि नहीं, जानते हैं। तो अगर मैं इधर वॉट निकालूं तो 2 इंटू 1 किलोवाट बराबर कितना, 1000 वॉट। तो P की वैल्यू क्या आ गई, 2000 वॉट। सिमिलरली अगर टाइम किस में है, टाइम है 2 आवर में, बट किस में होना चाहिए, ऐसा ही के लिए सेकंड में। तो हम जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो इधर अगर मैं देखूं T इज इक्वल टू 2 इंटू 3600 सेकेंड होगा कि नहीं, क्योंकि 1, इसे अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1 आवर, और 1 आवर की वैल्यू कितनी है 3600 सेकेंड। इसमें पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा, यही आएगा, ठीक है। तो T कितना आ गया, 36 दूनी 72 सेकेंड, 7200 सेकेंड, 7200 है ना, 7200 सेकेंड्स।
तो अगर मैं एनर्जी कंज्यूम निकालूं, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर कितनी है, पावर है हमारी 200 वॉट, फॉर्मूला ये यूज कर रहा हूं ये, इनटू टाइम कितना है 7200 सेकेंड। तो अगर मैं इससे निकालूं तो क्या होता है 2 14 1 2 3 1 2 क्या आएगा वॉट और सेकंड है, इसका मतलब क्या है एनर्जी किस में आएगी जूल में, ठीक है इतना, मतलब इसे मैं बोल सकता हूँ 1.44 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10 के पावर 7 जूल। ये आ गया हमारा क्या ऐसा यूनिट में। अगर हम कॉमर्शियल में बात करें, किस में बात करें, कॉमर्शियल में बात करें, कॉमर्शियल में बात करें तो पावर किस में चाहिए वॉट में, किलो वॉट में, सॉरी पावर किस में होनी चाहिए किलो वॉट में जो कि ऑलरेडी है, टाइम किस में होना चाहिए आवर में जो कि ऑलरेडी है। तो यहां से अगर मैं एनर्जी कंज्यूम निकालूं, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर कितनी है 2 किलो वॉट, टाइम कितना है 2 आवर, तो क्या आएगा 4 किलो वॉट आवर। ये बात क्लियर हुई, 4 किलो वॉट आवर क्या आया एनर्जी कंज्यूम किसमें कॉमर्शियल यूनिट में। अब मैंने आपको बताया ये 4 किलो वॉट आवर ही क्या है हमारा यूनिट है, यूनिट मतलब हिंदी में लिख रहा हूं यूनिट, वो वाला यूनिट, वो वाला यूनिट नहीं मीटर सेंटीमीटर सेकंड, वो वाला यूनिट नहीं, यूनिट जो मीटर में बनता है बिल उसका यूनिट। तो किलो वॉट आवर क्या है यूनिट है, मतलब 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया मैंने। तो 4 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 4 यूनिट, है कि नहीं, है कि नहीं, यस यही होगा, ठीक है। मतलब 4 किलो वॉट आवर में 4 यूनिट हो रही हैं, 4 यूनिट कंज्यूम हो रही हैं, ठीक है। ये जस्ट मैंने अभी एक्स्ट्रा बताया है। तो पहले वाले का आपको आंसर क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब हम आते हैं बी पार्ट पर, अब हम आते हैं बी पार्ट पर। देखो अब वो बोल रहा है कॉस्ट रनिंग इन द मंथ, किसमें मंथ ऑफ जून, एक मंथ में उस एनर्जी कंज्यूम का कॉस्ट बताओ, उस एनर्जी कंज्यूम का कॉस्ट बताओ जिसमें हमारा जो एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 3 रुपये है। वो बोल रहा है कि 1 यूनिट जो है, हिंदी में लिख रहा हूँ, 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी दी है 3 रुपये दी है, ठीक है। इसे भी हिंदी में लिख देते हैं, कंफ्यूज हो गए वरना। आपको पेपर में इंग्लिश में लिखना है, यहाँ मैं कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर रहा हूँ। 1 यूनिट की कॉस्ट आपको 3 रुपये दी है। अब वो बोल रहा है कि वो एक मंथ की बताऊँ मैं, तो जो हमारे पास ये किलोवाट आवर आया, ये एनर्जी कंज्यूम आई, वो किसकी आई, वो पर डे की आई, है ना, पर डे की आई, मतलब 2 आवर डेली चलता है, मतलब पर डे की आई। पर डे कितना बन रहा है, इतना 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 एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। तो हम चाहते हैं जो हमारी यूनिट हो, ये तो क्या आई, ये पर डे की यूनिट आई, ये किसकी आई, ये 4 यूनिट पर डे बननी है, पर डे। अगर मैं मंथ की बात करूं तो एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो अगर मैं पूरे मंथ की यूनिट देखूं कि कितनी यूनिट बन गई, है ना, कितनी यूनिट बन गई, तो हम ऐसे लिखेंगे कि एनर्जी कंज्यूम इन अ मंथ, एक मंथ में, है ना, एक मंथ में, मंथ ऑफ जून, जून का जो मंथ है, इन दी मंथ ऑफ जून इज इक्वल टू, देखो एक बात समझो कि एक डे में 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। और ये जो हमारे पास एनर्जी कंज्यूम आई है 4 किलोवाट, ये क्या आई है, एक दिन चल रहा है, पर एक दिन चल रहा है, एक दिन मतलब डेली चल रहा है। हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है मंथ का। तो हम क्या करेंगे, देखो 4 किलोवाट ये एक दिन का है, 30 दिन का क्या होगा, 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 120 क्या आएगा किलोवाट आवर। और इसको मैं बोल सकता हूँ यूनिट भी बोल सकता हूँ कि हमारी महीने में कितनी यूनिट बन गई, 120 यूनिट बन गई। कितनी यूनिट बन गई, 120 यूनिट बन गई। ये क्लियर हुआ कि नहीं। अरे ऐसा समझो, आपके पास एक पैकेट का, एक चिप्स के पैकेट का प्राइस है 5 रुपये। आपके पास 10 पैकेट हैं, तो कितना टोटल प्राइस होगा, 10 × 5 होगा कि नहीं। इसी प्रकार एक दिन का जो यूनिट है, एक दिन की जो यूनिट है वो 4 रुपये है। आपके पास 30 दिन है, तो क्या करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए, 4 × 30 करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये यूनिट आ गई, ये तो सिंपल बात है, आता होगा। अब देखो आपके पास ये आया क्या, ये क्या आया आपके पास 120 यूनिट आ गई, टोटल 120 यूनिट आ गई। आपको एक यूनिट की वैल्यू दी गई है, कितनी, 3 रुपये बनती हैं। तो वो पूछ रहा है 120 यूनिट की कितने रुपए होंगे, 120 यूनिट के कितने रुपए होंगे, कितना बिल आएगा। तो देखो इधर अगर मैं 120 बनाना है, 120 बनाना है इसे,
ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ, आप ऐसे मत समझना भैया हिंदी में लिख रहे हैं, जस्ट मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि यूनिट में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यूनिट वो समझने लगता है सेंटीमीटर मीटर, वो वाली नहीं है यूनिट। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या लिखना है, इसे किस में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं। ठीक है, तो देखो 120 यूनिट में कितने मतलब 120 यूनिट आ गई, 120 यूनिट आ गई हमारी मंथ में। देखो एक दिन में एक यूनिट का हमारे पास प्राइस कितना है, 3 रुपये, और पूरे महीने में कितनी यूनिट आ गई हमारे पास, 120। तो एक यूनिट का प्राइस है हमारे 3 रुपये, तो टोटल 120 यूनिट का प्राइस कितना होगा, 120 इंटू 120 इंटू 3 होगा कि नहीं। बहुत बेसिक बता रहा हूँ सर, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, अभी भी नहीं आ रहा क्या। देखो अगर इसे मेरे को 120 बनाना है तो 120 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं आया कि नहीं, अब तो आया। 120 यूनिट इज इक्वल टू 36 मतलब इतने रुपए, कितने 3600 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। 360 रुपीज, 360 रुपीज आपको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब मैं ये सारी चीज़ें काट कर किस में लिख रहा हूँ, यूनिट हिंदी को बजाय इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बच्चा कंफ्यूज ना होगा। अब तो कंफ्यूजन नहीं है, अब इसको मैं किस में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं आपको, नोट कर लो, नोट कर लिया हो तो। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सच्ची बात है, या आपको हो सकता है अच्छी लगे या ना लगे, इस वीडियो को बहुत कम लोग देख रहे होंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे बहुत कम लोग, बहुत कम लोग, 1 2 या 1 भी नहीं, मैं नहीं जानता, है ना। अब उनका रीज़न क्या है, एक तो रीज़न ये है कि मेरा चैनल जो है वो ग्रो नहीं है अभी, है ना, एक ये रीज़न है, ऑफकोर्स बात है कि मेरा चैनल ग्रो नहीं है, एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि हमने ये बहुत टाइम ले लिया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, ये रीज़न है। लेकिन जो भी बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं ना, मैं ये दावा कर रहा हूँ कि उनका बेस, उनका ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बेस बहुत स्ट्रांग हो गया होगा। दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी बुक उसका बेस को हिला नहीं सकती, यहाँ तक आ गया होगा वो, यहाँ तक देख ली होगी तो उसने। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, क्लास 10th की, उसकी दुनिया की कोई भी ताकत उसके बेस को हिला नहीं सकती इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक से पढ़ा है और एडवांस तक, मतलब जितना हो सकता था क्लास 10th के लिए उतना तक गए हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा 11th में आएगा और एक आएगा 12th में, फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें भी आएगा और वो इलेक्ट्रिक करंट से ही लिंक है, उसमें हम और बेस बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ तक जिस बच्चे ने भी देखा है वो कमेंट में बताना कि मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, कमेंट में बताना कि मज़ा आया कि नहीं आया, कमेंट में लिखना कि मज़ा आया कि नहीं। मैंने पूछा था ना फर्स्ट में आर यू हैप्पी, अगर आप हैप्पी हो तो लिखना येस आई एम हैप्पी। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं ये भी मेरे को आप बता देना, समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर आपको कोई और चैप्टर की वीडियो चाहिए वन शॉट तो वो भी कमेंट बताएं, हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि एक बच्चे ने हमें कमेंट किया था कि सर एक वन शॉट वीडियो लेकर आइए क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, तो इसलिए हम ये लेकर आए। ठीक है, तो मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से पढ़ाया, पूरे जोश के साथ पढ़ाया, आपको भी समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जब तक के लिए सबको बाय, जय हिंद। ठीक है, बाय बाय।